गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये तो मजाकिया गलती होगी और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसी सजा के खिलाफ राहुल ने कोर्ट में अर्जी दी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा डिसमिस्ड। ऐसे में अब सवाल है कि अब राहुल गांधी का क्या होगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस मामले में पहले आपको अपडेट बताते हैं। आज का अपडेट क्या है? जो मानहानि केस है, डिफेमेशन केस है, उसमें सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को, पिटीशन को खारिज कर दिया है। जज मोगेरा ने एक शब्द में कहा डिसमिस। उन्होंने पिटीशन को लेकर कहा डिसमिस। कोर्ट ने 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। पूरे दिन भर उस दिन सुनवाई हुई थी 13 अप्रैल को, और उसके बाद आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। राहुल की संसद सदस्यता फिर से बहाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सूरत का जो सेशन कोर्ट है उसने भी उसे डिसमिस कर दिया है। अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। बताया जा रहा है कि कल गुजरात हाई कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी। दरअसल पिछले 4 हफ्ते में राहुल गांधी के लिए ये चौथा झटका। आखिर इस मानहानि के केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी एक बार जान लेते हैं। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था और 2 साल की सजा हुई थी, जब लोअर कोर्ट ने उन्हें ये फैसला दिया था। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को चली गई थी। जब ये 2 साल की सजा उनको हुई तो उस मामले में हो गया, और 3 अप्रैल 2023 को सजा के खिलाफ राहुल ने अपील की सूरत के सेशन कोर्ट में। 20 अप्रैल 2023 को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी इस अपील को, यानी आज इस अपील को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए। आम चुनावों से साल भर पहले कांग्रेस के लिए ये स्थिति एक बड़े झटके की तरह। मोदी सरनेम मामले में पहले दोषी पाया जाना, फिर सजा मिलना और इसके ठीक अगले दिन संसद की सदस्यता का रद्द हो जाना व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस मुश्किल से निकलने के लिए अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं। तो एक बार विकल्प देख लेते हैं कि क्या विकल्प हो सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं राहुल गांधी, जो बताया जा रहा है कि कल शायद गुजरात हाई कोर्ट में अपील करें राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ। राहुल के पास सुप्रीम कोर्ट भी जाने का विकल्प है। अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं और उसमें भी खारिज हो जाते हैं तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर से फिर से अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। आवेदन में सजा को निलंबित करने की मांग की जा सकती है कि जो सजा है, ताकि उन्हें जेल ना जाना पड़े। तो इस मसले पर लगातार चर्चा हो रही है, पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई है। आज जब फैसला आया तो उस पर अलग अलग बयान दिए गए। अभिषेक सिंघवी ने जो बयान दिया, संबित पात्रा ने जो बयान दिया, इन सबको एक बार सुन लेते हैं। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। The whole of India now sees the BJP as misutilizing and encashing the entire OBC community for narrow, cheap political gains. Voice of Rahul Gandhi is not to be silenced in the manner that the BJP thinks it can do.
pressure tactics from defamation to privileges to not speaking in parliament to suspension etc are intended to silence his strong fearless voice on issues of governance rather misgovernance. राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानिया सवाल। हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के दोषी पाए जाने पर रोक लगाता है तब तो ठीक है। अगर इस पर उन्हें ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खत्म हो सकता है राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर? क्या 2024 के चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा? और या जो बड़ा सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह साहब, कांग्रेस के नेता शुभ्रांशु राय साहब, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से जुड़ रहे हिमांशु बहानी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ्रांशु जी, आपसे समझना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या आगे का रास्ता देखती है कांग्रेस? विजय साहब, हम सब लोगों ने ना जितनी भी आज तक हिंदी की किताबें पढ़ी उसमें 2-3 लाइनें बिल्कुल अक्षरशः सत्य होती है जी। इस सत्य का रास्ता जो है बड़ा कठिन होता है और झूठ, फरेब, मक्कारी या तानाशाही कुछ समय के लिए आसान होता है, लेकिन अंतर्गतवा विजय सत्य की ही होती है जी। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के खिलाफ कोई चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकती, नहीं तो अडानी पूरी की पूरी गवर्नमेंट खा जाएंगे जी। ये बहुत भारी शब्द है जी। हम सबने सुना उसको। और इसके भी बड़ी बात यह है कि जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का वर्ड, उससे पहले राहुल जी ने 3 बातें आवाज उठाई थी। पहला ये कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी के हैं, भाजपा के हैं या किसके हैं? वो सेल कंपनियों के माध्यम से। शुभ्रांशु जी, ये चर्चा तो बहुत हो चुकी है ना। आपके पॉइंट पे आऊंगा प्लीज विजय जी। जैसे पैकेज एक होता है ना जी, हम लोग अच्छा ठीक है, पत्रकारिता के काम में तो पैकेज के बाद स्टोरी पे आते तो आने दीजिए ना, आप दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों घटा है। ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस का बच्चा और इस देश का बच्चा पूछेगा कि ये 20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के हैं कि भाजपा के हैं? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है कि अडानी प्रकरण में, अडानी स्कैम में इतना बड़ा घोटाला हुआ और देश का इतना आर्थिक नुकसान हुआ, उस पे राहुल जी ने आवाज उठाई कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए जी। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। पहले समझ में आता था कि हो सकता है वो अपने जिद के कारण नहीं कर रहा हो, लेकिन जनरल गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद लग रहा है कि वो अडानी के डर के कारण नहीं कर पाए। उन्होंने जेपीसी बैठाया और सारे के सारे सांसद खत्म। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक बात तो साफ है कि अब देश को जैसे जैसे ये मुद्दे बढ़ेंगे, देश को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। बाकी रही बात न्यायपालिका की, तो कांग्रेस पार्टी न्याय पे विश्वास करती है। सेशन कोर्ट ने अपना जो भी फैसला सुनाया है वो हमने सुन लिया है। हमारे पास इसके आगे कानूनी विकल्प खुले हैं और कानून की लड़ाई कानून के तहत जारी रहेगी, एक क्लियर बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी बार बार पूछ रहे हैं कि पिछले आजादी के 75 साल और आजादी से पहले जो अंग्रेजों वाला कानून था, हम उसको भी जोड़ दें 1880 के बाद से लेकर अब तक, तो डिफॉर्मेशन के केस में 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं हुई है। ठीक है, अब आपने कहा कि आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं, तो हायर कोर्ट में इस पर चर्चा हो जाएगी, वो फैसला सुनाएगा। मैं तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता। अरविंद सिंह जी, शुभ्रांशु जी को आपने सुना, आप अपने को बचाने के लिए राहुल जी को निशाने पर ला रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा मुझे समझ आया। देखिए विजय जी, मैं शुभ्रांशु जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था जी। राहुल गांधी जी के केस में जो निर्णय आया है वो अदालत ने दिया है। बीजेपी के लाने और नहीं लाने से कुछ होने वाला नहीं जी। जब जज का डिसीजन आता है तो जज दोनों पक्षों को सुनता है और उसके बाद अपने विवेक के आधार पे
और जो न्याय व्यवस्था है, जो अंडर सेक्शंस है, जो विधि है, उसके अनुरूप वो फैसला देता है। जी। विजय जी, जब फैसला आया था सीजेएम कोर्ट से, तो आपने सुना होगा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या क्या नहीं कहा गया। जी। आप बताइए, सीजेएम कोर्ट जब फैसला करता है तो क्या किसी पार्टी के कहने पे फैसला करता है? उसका अपना स्व विवेक होता है, लॉ के आधार पे डिसीजन देता है। और अब तो सेशन कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है। अपने मित्र शुभांशु जी को मैं सुन रहा था कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में पहली बार किसी नेता को दंडित किया गया है। तो ये बात विजय जी सही है कि पहली बार ये रिकॉर्ड राहुल गांधी जी के पास गया है। एक सर्टिफाइड बाय कोर्ट बदतमीज नेता की यदि इंडिया में किसी को डिग्री मिली है तो वो राहुल गांधी को उसकी डिग्री मिली है। अब बहस हो रहा है राहुल गांधी जी का बदजुबानी और कोर्ट ने जो फैसला आया है उस पर, लेकिन ये कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं। सत्यपाल मलिक का नाम लिया इन्होंने। आप बताइए विजय जी, सत्यपाल मलिक जी जब कश्मीर में गवर्नर थे और जब कश्मीर में जिन चीजों की आलोचना कर रहे हैं, क्या गवर्नर रहते रहते उन चीजों पे उन्होंने कुछ बोला? और गवर्नर रहते रहते राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे अरविंद जी, सत्यपाल मलिक पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे, अभी हम राहुल जी पर ही चर्चा कर लेते हैं। नहीं, मैंने शुभ्रांशु जी को भी इसीलिए टोका था कि फिर वो सब्जेक्ट है ना, बहुत वो होता है। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु भयानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात में बड़ा उनका दबदबा भी है और समझ भी बहुत है। हिमांशु जी, आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर से गुजरात के रेफरेंस में भी, क्योंकि सूरत का ये मसला है, सूरत कोर्ट में ये हुआ, गुजरात की जनता कैसे ले रही है, राहुल गांधी को कैसे देख रही है, कांग्रेस को कैसे देख रही है? देखिए, जैसे ये खबर आई कि डिसमिस वर्ड के साथ मतलब ये अर्जी जो है वो खारिज की गई, तो इमीडिएटली गुजरात में व्हाट्सएप वगैरह जो मीडिया में सबसे इमीडिएटली ये समाचार हो गए, बातें हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो चर्चा चल रही है फिलहाल वो ये है कि आज ये चीज आई है गुरुवार के दिन, तो कल आपके पास शुक्रवार रहता है, शनिवार को तो कोर्ट बंद रहती है, शनिवार को और रविवार को, तो कल आपके पास एक दिन रहेगा। अब उसमें हाई कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी इस अपील को, ये सोचने वाली बात है। मतलब लीगल ऑप्शन आपके पास जो है कि हाई कोर्ट अगर कल को अर्जेंट बेसिस पे ये मैटर को एडमिट करेगी, आप जिस भी हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसको अर्जेंट बेसिस पे एडमिट किया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो क्या होगा फिर, तो इसके ऊपर मुझे लगता है सबकी नजरें टिकी हुई है। पॉलिटिकल पारा बिल्कुल गर्म होने जा रहा है। कहीं ऐसी भी बातें आ रही है कि उस लेवल पे जाएगा और बाद में शायद ऐसा हो कि ये केस वापस ले लिया जाए, ताकि एक मतलब एक बीजेपी की एक छवि ऐसी बन जाए कि देखिए हमने होने नहीं दिया। तो ये संभावनाओं के ऊपर सब चर्चाएं हो रही है फिलहाल गुजरात के मतलब गलियारों में, जर्नलिस्ट लोगों के बीच, राजनीतिक लोगों के बीच, पॉलिटिकल पंडित जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, क्योंकि ये इसका टाइमिंग पड़ने लायक है। कल शुक्रवार है, अब कल नहीं होता है तो मतलब बिल्कुल जेल की तरफ जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात आ जाती है। तो कल सबकी नजरें इसके ऊपर रहेगी कि कल क्या होता है। हाईकोर्ट एडमिट करता है अर्जेंट बेसिस पे, कांग्रेस करता है या कांग्रेस की इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलता है कि ठीक है हम जेल में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब जिसको बोले ना बहुत दाव पे लगा हुआ है कांग्रेस का भी और पूरे राजनीतिक माहौल का। जब 2024 के चुनाव है, कर्नाटका के चुनाव है, तब क्या जी। सौरभ मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पॉलिटिकल बात आपने सुन ली, अब मुझे बताइए क्या लीगल ऑप्शंस हैं? जैसे हिमांशु जी ने कहा कि कल आप वहाँ पर एडमिट होगा कि नहीं होगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप देख रहे हैं? और ये बात बार बार कही जा रही है कि डिफेमेशन के केस में जो हाईएस्ट पनिशमेंट था वो दिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर देने के लिए। जहां तक अभी आगे के ऑप्शन की बात है राहुल गांधी के सामने, तो बिल्कुल, क्योंकि सेशन कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ है। तो अब ये जैसा हिमांशु जी ने बताया कि कल अर्जेंट अगर मेंशनिंग होगी, ये एडमिट होगा या नहीं होगा, ये तो कल देखा जाएगा। रही सवाल आपका जो दूसरा सवाल ये था कि ये कैसे, एक बार अगर आप रिपीट कर दें फिर से। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि भाई हाईएस्ट जो मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट था वो डिफेमेशन के केस में दिया गया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, ऐसा जो सेक्शन 499 आईपीसी का है उसमें बड़े साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो डिफेमेशन के केसेस में जो पनिशमेंट हो सकता है दैट मे एक्सटेंड टू 2 years।
तो इसको आप हाईएस्ट बोलेंगे, और 2 साल तक का इसलिए रखा गया कि अगर सारे इंग्रेडिएंट्स उसकी मैच करते हैं तो बिल्कुल 2 साल तक दिया जा सकता है, उसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। और अगर नीचे की 2 कोर्ट में, एक बार सीजेएम की कोर्ट में, एक बार सेशन की कोर्ट में इस मैटर पे राहुल गांधी के वकील ने पूरी तरीके से शिद्दत के साथ जिरह करी, उन्होंने सारे पॉइंट्स अपने रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी जब क्योंकि मुझे जानकारी है सर कि 13 अप्रैल को जब हियरिंग हुई थी तो पूरे दिन भर इस मसले पर हियरिंग हुई है दोनों पक्षों की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शिद्दत के साथ इस पे जिरह हुई है, लेकिन फिर भी बेसिकली राहुल गांधी की तरफ से 2 एप्लीकेशन लगाई गई थी। एक एप्लीकेशन ये था कि सेंटेंस जो मिला हुआ है उसका सस्पेंशन हो जाए 2 साल का, और दूसरा था कि कन्विक्शन का स्टे लग जाए। तो सेंटेंस का तो सस्पेंशन हो गया था, जब तभी उनको बेल मिल गई और वो अभी तक वो बाहर हैं। लेकिन कन्विक्शन है, कन्विक्शन पे उनको सस्पेंशन नहीं मिल पाया अभी तक, कन्विक्शन पे कोई स्टे नहीं है, इसी वजह से ये मामला ऐसे जा रहा है। तो अगर नीचे की 2 कोर्ट ने, सीजेएम की कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने उनको कन्विक्शन पे स्टे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि माननीय न्यायालय इस बात को मानता है कि राहुल गांधी का जो भी स्पीच था उसमें डिफेमेटरी कंटेंट प्रॉपर तरीके से थे। और अब ये आने वाले टाइम पे अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि राहुल जी के वकील किस तरीके से इस मामले को आगे रखते हैं जिससे कि उनको राहत मिल सके। जी सर, बार बार ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी अपने एरोगेंस की वजह से या जिद की वजह से या पॉलिटिकल कारणों से जो भी है, वो अगर माफ़ी मांग लेते, यदि जो जिद नहीं करते और माफ़ी मांग लेते तो शायद ये फैसला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब इसको मैं आगे समझता हूँ, जो हो गया वो तो हो गया। क्या हायर कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी इस पर सॉरी कह दें, माफ़ी मांग लें, तो क्या ये मामला ख़त्म हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? या नई माफ़ी मांगने के बाद भी उनको कोई राहत की संभावना दिखाई देती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि जब जो डिफेमेटरी जो एलिगेशंस होते हैं जिसमें वर्डिंग इम्प्यूटेशन किया गया, मुझे पब्लिकली बदनाम किया गया है, तो जिसके ऊपर ये इम्प्यूटेशन किया जाता है उनकी तरफ से इसको कैसे देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ उनके माफ़ी मांग लेने के बाद ये देखा जाएगा कि हाँ, वो जो अपोजिट पार्टी है क्या उस मैटर को फर्दर परस्यू करना चाहती है, नहीं करना चाहती, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, एक सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों होता है। एक बार जब डिफेमेशन आपने माफ़ी मांग ली, मतलब कि आपने एडमिट कर लिया कि आपके जो भी कंटेंट थे, आपके इम्प्यूटेशन थे, उससे सामने वाले के इमोशंस, रेपुटेशंस हर्ट हुए हैं। उसके बाद फर्दर लीगल ऑप्शन अपोजिट पार्टी को मिल जाता है कि वो आपके ऊपर वो कॉम्पनसेशन का वो मुकदमा लगाए, फर्दर आपको और परेशान करे, तो बात सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। तो ये जिस तरीके से पूरी मोदी कम्युनिटी को लेके जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट दिया गया है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से मामला खत्म होने वाला है। और राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं देश के, और ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकली बिल्कुल तूल पकड़ चुका है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं से भी पीछे हटने वाली है और इस मैटर को कंक्लूजन पर ले जाने की कोशिश करेगी। और राहुल गांधी क्योंकि राजनेता हैं, तो कई बार ये होता है कि माफ़ी हम क्यों मांगे, इससे तो हमारे, जैसे कि उनके बात खबरों में आ रही थी, उनके सलाहकार कह रहे थे कि माफ़ी नहीं मांगनी है, तो वो उनका अपना तरीका है चीज़ों को देखने का। जी सर, एक चीज़ और समझा दीजिए, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि यदि कल एडमिट नहीं होती है पिटीशन हाई कोर्ट में अर्जेंट, तो क्या उनको फिर जेल जाना पड़ेगा सैटरडे संडे को? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसको इसमें अपील तो का चांस है उनके पास ये जी। और ये मंडे को मेरे ख्याल से फिर उसके बाद ये टेकअप कर लिया जाएगा जी, तो तब तक जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ शुभ्रांशु जी, जो बात हुई कि बार बार ये बात हो रही थी कि यदि वो माफ़ी मांग लेते, ये उनका है, ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या माफ़ी मांगने से नेता छोटे हो जाते हैं, या कांग्रेस ने तय किया रणनीतिक तौर से कि हम इस लड़ाई को, लीगल लड़ाई को पॉलिटिकल बैटल में बदलना चाहते हैं? देखिए विजय जी, तो मैं भी दिल से यही चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एरोगेंस और माफी का क्या संबंध है। क्या ललित मोदी चोर नहीं है? उसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा, साधारण लोगों का पैसा, लोअर मिडिल क्लास का पैसा जो सरकारी बैंकों में जमा है, शुभ्रांशु जी, ये केस तो चल ही नहीं रहा ना, ये केस तो चल ही नहीं रहा। पूरा बात विजय जी मैंने फुर्सत से सुना, क्योंकि मैं आपकी पत्रकारिता को सुनता हूँ तो थोड़ा मेरा विल पावर बढ़ जाता है, तो प्लीज मुझे थोड़ा अक्सर जवाब देने दीजिए। पूरा देश जानता है कि ललित मोदी चोर, पूरा देश जानता है नीरव मोदी चोर है, उसने भी इस देश के आम लोगों का ही पैसा लूट कर भागा है, भगोड़ा है।
पूरा देश जानता है कि मेहुल चोकसी चोर है। इस देश के साधारण लोगों का मेरा आपका पैसा लेकर भागा है। बैंकों में जो जमा पैसा है वो किसका है? अरे भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आज की डेट में पासबुक छपवाने के लिए और पासबुक प्रिंट कराने के लिए 118 रुपया बैंक चार्ज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जमीनी रूप से बैंक के अंदर पैसा नहीं है जी। तो अगर उन्होंने ये बात वहां के कोर्ट में कही या वहां के पब्लिक डोमेन भाषण में कही, इसमें एरोगेंसी क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दे कोई, एरोगेंसी क्या होता है? और अगर ये एरोगेंसी है तो भाई साहब मैं 100 बार कहना चाहूंगा कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है। शुभ्रांशु जी, बात आप ऐसा है, चोर है, मेरी है। और एक और बात सुनिए, एक नाम और मैं आपको देता हूँ। आज सुबह से सोशल मीडिया पे एक और देश के भगोड़े जतिन मेहता का नाम चल रहा है कि उसने भी 13,000 करोड़ लूट कर भाग गया है, भगोड़ा है। अब वो लोगों किसी का रिश्तेदार है और उसको दुख हो रहा है तो 13,000 करोड़ रुपए पहले शुभ्रांशु जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं वो और जो डिफेमेशन का केस है वो दोनों ही अलग अलग है मेरी समझ में। तो यदि आप दोनों को एक समझ रहे हैं तो फिर आप जो ठीक समझे वो ठीक है। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि डिफेमेशन के केस में ये सारा इशू ही नहीं था। वो तो अलग लड़ाई लड़ सकते हैं ना, जो भगोड़े हैं, जो चोर हैं, उन पर आप अलग से क्रिमिनल केस करें, लड़ाई लड़ें, वो उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है। डिफेमेशन केस क्या इस पर चल रहा है? आप लोगों को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है वैसे ही आप कर रहे हैं। केस कहीं और कोई और चल रहा है, मुद्दा आप दूसरा बना रहे हैं। आपकी बात सत्य है जी। मैं उसी बात को आगे एक्सटेंड करता हूँ। बिल्कुल आपने सत्य है। क्या होता है ना, 100 बार अगर आप एक झूठ को दोहराने की कोशिश करें तो सच लगने लगता है जी। डिफॉर्मेशन के केस में एक छोटी जानकारी मैं भी शेयर करता हूँ क्योंकि संजोग से थोड़ी बहुत हम लोगों ने भी पढ़ ली थी जी। कभी भी डिफॉर्मेशन का केस व्यक्ति टू व्यक्ति होता है, व्यक्ति टू समाज नहीं होता। अगर व्यक्ति टू समाज होता तो अगर हम फेसबुक और ट्विटर उठाकर देखे ना तो सुबह सुबह पहली गाली किसी ब्राह्मण को दी जाती है। सर अब ये तो कोर्ट को देखना है ना, कोर्ट को देखना। सुन तो लीजिए, पूरी बात आपकी कर लूं क्योंकि आज के डेट में ना डिफॉर्मेशन का जो लॉ है उसमें दो बातें क्लियर है। अगर मुझे विजय द्विवेदी की कोई बात पसंद नहीं आई और वाइस वर्सा आपकी बात, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिफॉर्मेशन कर सकते हैं जी। डिफॉर्मेशन का कोई पहला मामला तो है नहीं, किसी संज्ञान और किसी समूह को लेकर डिफॉर्मेशन नहीं होता है सर। ठीक है, कानूनी गलतियां हुई और रही जहां तक आप अरविंद भाई ने जिक्र किया कि कोर्ट कानून क्या किसी के कहने पे फैसला देता है, सर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं क्योंकि हमें कानून का बड़ा सम्मान है और हम नहीं चाहते कि इस देश में कोई दूसरा जज लोया हो। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, आपकी टिप्पणी ठीक है। अरविंद जी, जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया गुजरात में कि 13 तारीख को फैसला आपने रिजर्व कर दिया बताने के लिए कि 20 तारीख को मैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड यूज करूंगा, डिसमिस, और उसके बाद मेरे पास फ्राइडे का दिन होगा, शायद मेरी अपील ना हो, सैटरडे संडे। तो देश भी ये देख रहा है, ठीक है, और शायद देश को ये जानने का हक है कि तानाशाही की आखिरी सीमा क्या होती है। ठीक है अरविंद जी। विजय जी, मैंने देखा अपने कांग्रेसी मित्र की बौखलाहट। अब ये कह रहे हैं बार बार कि डिसीजन ऐसे नहीं होते वैसे होते हैं। आपके एडवोकेट ने भी बहस किया और जिन्होंने मानहानि का दावा किया उन्होंने किया, और दोनों को सुनने के बाद जज का यदि फैसला आता है तो उस फैसला को मानना होता है। अधिक से अधिक उससे असहमति है तो आप ऊपर के कोर्ट पे जा सकते हैं जी। लेकिन विजय जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि गांधी नेहरू परिवार जो है अपने आप को संविधान से बड़ा मानता है, कानून से बड़ा मानता है और न्यायालयों से बड़ा मानता है। न्यायालय के फैसला देने के बाद जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, सर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने में तो कानूनी रास्ता है ना। लेकिन आज के डेट में कोर्ट कह रहा है ना कि राहुल गांधी ने बदतमीजी की है और बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात विजय जी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट की आपने बात कही, जब किसी व्यक्ति से एक बार गलती होती है तो कोर्ट भी रहम दिखाता है। राहुल गांधी तो सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट हैबिचुअल ऑफेंडर है और वहां चेतावनी भी दी गई थी कि आगे इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने गलती की है, तो सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद भी यदि लोअर कोर्ट को लगता है कि सेम गलती दोहरा रहे हैं और पूरे ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये कोर्ट को लगता है तो कोर्ट को अधिकार है मैक्सिमम पनिशमेंट इसको दे सकता है। एक बात और कह के अपनी बात में पूरी करूंगा। आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत वरिष्ठतम एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन इस देश में किसी की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है।
भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विजय जी, भारत का संविधान बदतमीजी की स्वतंत्रता नहीं देता है। ठीक है। नेता को, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने वाणी पे ध्यान देना चाहिए। और राहुल गांधी को तो दो कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद फिर मैं कहूंगा कि भारत के इतिहास में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं जिनको कोर्ट ने सर्टिफाइड बदतमीज घोषित किया। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। सुब्रांशु जी आपके पास आएंगे, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। हमारे साथ बहुत विद्वत पैनल है और गर्म चर्चा का विषय है राहुल गांधी को लेकर, डिफेमेशन को लेकर। तो आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के डिफेमेशन केस की, जिसे सूरत कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और कहा डिसमिस्ड। और अब इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। क्या इसका पॉलिटिकल मायने हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह साहब हैं, सुब्रांशु राय हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमांशु भयानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात से सौरभ मिश्रा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हिमांशु जी, लीगल बात तो हम करेंगे सौरभ जी से भी और सबसे। आप मुझे बताइए, क्या ये कहीं पॉलिटिकल एंगल से पहुँच सकती है बात? लोगों को कन्विंस कर पा रही है कांग्रेस कि ये बड़ा गलत हुआ है उनके साथ? देखिए, फिलहाल कर्नाटका के जो इलेक्शंस है जी, और जो डेवलपमेंट्स आए जिस तरीके से जी, उसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक एज पे जाती हुई दिखाई दे रही है जी। क्योंकि पिछले मतलब जो चुनाव के परिणाम वगैरह थे उसमें जो वोट डिफरेंस है वो 2 से 3% का है। मतलब कंपटीशन नेक टू नेक है। ऐसे माहौल में कल को मान लीजिए अगर हाईकोर्ट में केस एडमिट नहीं होता है, जैसे हमारे वकील साहब ने कहा सोमवार को भी होगा, और ये अगर उस लेवल पे चला गया तो बिल्कुल ये मतलब पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की बात हो जाएगी। और शायद कांग्रेस को उस वजह से एक सिंपैथी भी मिल जाए क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। तो मुझे भी लगता है कि बीजेपी कांग्रेस को ऐसा दाव तो खेलने नहीं देगी। ये बिल्कुल मतलब जैसे मैंने कहा, जो बातें चल रही है कि उस लेवल पे जाएगा और बाद में शायद केस वापस खींच लिए, मतलब बीजेपी और एक सिंपैथाइजर की इमेज खड़ी करे, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये मामला पॉलिटिकली बिल्कुल तूर पकड़ते हुए तो दिख रहा है और कल के 24 घंटे हमको देखने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सर कि हैबिचुअल ऑफेंडर है राहुल गांधी, इसमें वापस जाने की जरूरत है? नहीं, वो होता है ना, आप मतलब आपके हाथ में पावर है तो आप मतलब वार नहीं करेंगे और आप मतलब वो एक सिंपैथी बिल्डअप कर लेंगे कि देखिए हमारे पास ताकत थी लेकिन हमने किया नहीं ऐसा करके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। आपने तो मतलब कवर किया है ये सब, आपको पता है कैसे होता है दिल्ली के गलियारों में जी। होता कुछ है, ऑप्टिक्स उस लेवल पे बिल्डअप होती है और बाद में वो फिजल आउट हो जाता है पूरा काम। सर वो कम समझ में आता है। राजनेता जो है ना बहुत विद्वान होते हैं, उनको समझना, उनकी गूगली जो है ना आईपीएल जैसी नहीं है। आईपीएल में फिर भी समझ में आ जाता है। सुब्रांशु जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं सौरभ जी के पास आऊंगा। कुछ छोटा सा आप कमेंट करना चाह रहे थे? मैं अरविंद जी की बात को आगे बढ़ा रहा था कि बड़े भोले होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है अंधा और बहरा और बेवकूफ बना बैठा है जी। सर आज का डेट 20 अप्रैल 2023 भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है जी। दोनों वकीलों ने बहस किया, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। 7 दिनों बाद फैसला रिजर्व करके एक सिंगल वर्ड डिसमिस आया। लेकिन मैं आपको थोड़े और इत्तेफाक की बात बताता हूँ सर। राजनीति में चूंकि इत्तेफाक बहुत होता है और संयोग भी बहुत होता है जी। आज नरोडा पासिया वाले केस में गुजरात में फैसला आया जिसमें 68 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया जी। इत्तेफाक की बात यह है कि 67 लोगों को पीछे 2 बार उम्र कैद की सजा और फांसी तक की सजा दी गई। और जैसे ही आप सोशल मीडिया पे माया बजरंगी का नाम टाइप करेंगे ना, तो इन्होंने जो 15 साल पहले बयान दर्ज किया था पब्लिक डोमेन में कि मैंने हत्या करी, वो सब मौजूद है। तो मैं तो हैरान हूँ कि वो 11 लोग जो जलकर मरे थे, क्या उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल खुद डाल के माचिस मार लिया था जी? या जैसे पिछले 3 दिनों से टेलीविजन पे चलाया जा रहा था, कार्तिक ने इशारा किया अपने गुर्गों को क्या कर मुझे गोली मार दो जी, माहौल बनाने के लिए जी। और आज उन सब लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। तो मैंने इसीलिए कहा अरविंद जी कि हमें जस्टिस लोया नहीं बनाना इस देश में किसी और को। वो गांधी है, उन्हें शहादत मंजूर है, उन्होंने देश के लिए सीने पे गोलियां खाई है। सजा क्या चीज होती है, इसलिए हम किसी भी न्यायपालिका के फैसले पे
व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी और सवाल नहीं उठाते। ठीक है क्योंकि अरविंद जी, लोकप्रिय हैं, हम उनके बदले में गोली खा लेंगे। वो गांधी वो है, पहले गांधी को समझिए, फिर आप बताइए। और एक बात याद रखिए कि जब आप कोई भी फैसला देंगे और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसकी भनक हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाएगी और लोग शान से कहेंगे और हर भाजपा के नेता से पूछेंगे कि भैया अगर ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ठीक है अरविंद जी, इनको अपना रिश्तेदार कौन बना रहा है? ठीक है अरविंद जी। देखिए विजय जी, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इस तरह से बहस नहीं होता है। मुद्दा कुछ और है, कांग्रेस के प्रतिनिधि जा कहीं और रहे हैं और जो भी मन आता है वो बोल रहे हैं। अरे आपको राहुल गांधी और गुजरात के फैसले पर टिकिए ना भाई साहब। आप बताइए, कोर्ट एक बार फैसला दे दिया, उसको सभी मानते हैं। आप जस्टिस लोया का नाम ले रहे हैं, उसमें कोर्ट का फैसला आ गया है। आदरणीय अमित शाह जी निर्दोष बेदाग बरी हुए हैं, वहां से आप लोग बार बार इशारा कर रहे हैं। इस तरह से तो मैं कहूंगा, अमेठी में फैसला आया कि राहुल गांधी ने बलात्कार नहीं किया उस लड़की के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर भी मैं कहूं कि फैसला गलत आ गया है, तथ्यों को रखा नहीं गया। कांग्रेस शासन में थी, वास्तव में राहुल ने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको गायब कराया, उसके परिवार को प्रताड़ित किया। क्या बहस को इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? बहस का एक तरीका होता है, गरिमा होती है। ठीक है अरविंद जी, आपसे तो उम्मीद करते हैं उसके अंदर हम बहस करते हैं। ये क्या तरीका है? जस्टिस लोया पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या आया है पूरे भारतवर्ष को पता है। फिर तो मैं कहूँगा राहुल गांधी बलात्कारी है। अरविंद जी, अब आप ठीक है, शुभ्रांशु जी प्लीज, शुभ्रांशु जी, ठीक है शुभ्रांशु जी प्लीज, शुभ्रांशु जी प्लीज, ठीक है शुभ्रांशु जी प्लीज। जब एक आध शुभ्रांशु जी, शुभ्रांशु जी प्लीज, आपने बोल लिया आपको जो बोलना। ठीक है देखिए शुभ्रांशु जी, अरविंद जी, अरविंद जी, शुभ्रांशु जी प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने जब आपका मौका था आपने बोल लिया, ठीक है जी। ये ऐसे नहीं डिबेट करते हम लोग जी। विजय जी, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, मैं कभी भी डिबेट का विषय नहीं कर भटकता हूँ। एक बार एक विषय में कोई फैसला आता है तो उसको हम मानते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम न्यायालय का आदर करते हैं। न्यायालय कोई बात करती है तो उसको मानते हैं। बार बार एक ही चीज को दोहराना जिसका कोई आधार न हो, उसका औचित्य क्या है? जी ठीक है। सौरभ साहब, आप समझाइए, जो लड़ाई हो रही है ये तो एक लीगल प्रोसेस है कि यदि लोअर कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अपर कोर्ट पे जा सकते हैं, उससे हायर कोर्ट पर जा सकते हैं। तो इसमें एक तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई न्यायालय का अपमान हो रहा है यदि हम अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाते हैं रिवीजन पिटीशन को लेकर। और ऐसे भी बहुत सारे मौके होते हैं, देखिए हमने फैसले जब उनको रिवर्स कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है फैसला हायर कोर्ट में, कई बार होता है कि अपहेल्ड भी किया जाता है। आप इस सब संभावनाओं को कैसे देख रहे हैं और क्यों हम बार बार जब हमारे पसंद का फैसला नहीं हो तो हम किसी को भी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करें? कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करना तो बिल्कुल ही गलत है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ऐसा कोई भी आरोप लगाया जाता है, क्योंकि इस देश में अभी भी आम नागरिक का सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी संस्था में है तो वो जुडिशरी में, तो जुडिशरी है। तो इस वजह से इसको मैं बिल्कुल सहमत नहीं रहा सवाल। ऐसे आप अदर मैटर्स आप देखिए, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कपिल मिश्रा का मैटर था जिसमें उन्होंने माफी मांगी, एक बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, और दूसरे ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जहाँ पे माफी मांग ली जाती है और उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है अपना केस विड्रॉ कर देता है। तो पॉलिटिकल मंचों पर जब भी ऐसी बातें कही जाती है वो कई बार जानबूझ के कही जाती हैं, कई बार उनके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ में आता उस लीडर को, और कई बार वो पब्लिक का ऐसा उत्साह भीड़ होती है कि जिसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग में बहुत सारी बातें कही जाती है। अब राहुल गांधी के केस में यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ एक इकलौता मामला नहीं है, ऐसे डिफेमेशन के कई मैटर्स उनके साथ चल रहे हैं, और शायद इसी वजह से पहली बार क्योंकि उनका कन्विक्शन हो गया तो इसी वजह से बहुत हो हल्ला और हाय तौबा मची हुई कि इतने बड़े लीडर का कैसे कन्विक्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि दोनों कोर्ट्स ने, सीजेएम की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है उन्होंने बिल्कुल लॉ के बेसिस पर दिया हुआ है,
अगर उस डिसीजन में कहीं कमी होगी तो हायर कोर्ट का ऑप्शन उनके पास हमेशा खुला हुआ है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट आप भिन्न मैटर में देखिए, ना तो कभी बीजेपी का इस तरीके से पक्ष लिया, ना कांग्रेस का। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जजेस बैठे हुए हैं पूरी तरीके से वो लीगल बेसिस पे ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को और पूरी जुडिशरी को पॉलिटिसाइज करना बिल्कुल गलत है। जी, लेकिन जैसे बात हुई, आपने भी कहा कि जो डिबेट हुई है, डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो उसके बाद आपको क्या संभावना लगती है एज ए एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट और एक्सपर्ट, आप कैसे देख रहे हैं हाई कोर्ट में, इसमें क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? मैं संभावना समझना चाहता हूँ, कोई फैसले के बारे में नहीं पूछ रहा। जी, देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है उसमें मैं ये कहूँगा कि हायर कोर्ट्स में जब भी अपील के थ्रू मैटर जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में उसको बहुत ही डिटेल्ड में उनका एनालिसिस होता है और इस बात की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है कि कोर्ट उस फैसले को अपहोल्ड करेगा, क्योंकि नीचे की कोर्ट ने प्राइमा फेसाई वहाँ पे ग्राउंड थे और यहाँ पे दोनों कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा बढ़ जाती है कि हायर कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी। तो इसके चांसेस तो कम है ही, लेकिन इसकी चांसेस बिल्कुल ख़त्म किया नहीं जा सकता है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर नहीं होता तो हो सकता है सेशन कोर्ट्स उसको डिसमिस न करती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कन्विक्शन पे स्टे मांगा हुआ है। तो कन्विक्शन पे स्टे का मतलब ये हो जाता है कि जो आपको पनिशमेंट मिली हुई है वो नॉन ऑपरेटिव हो जाएगी। कन्विक्शन स्टे का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता, सिर्फ नॉन ऑपरेटिव हो जाता है, वो आपको दोष मुक्त नहीं कर देता पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर उस चीज को भी डिसमिस कर दिया गया, उसको भी नहीं माना गया है, तो बहुत ही सीरियस इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही गंभीर आधार हैं, जिसके आधार पर दोनों कोर्टों ने डिसीजन लिया। और राहुल गांधी, और दूसरी बात ये भी आप सोचिए कि ये 2 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट देने की वजह क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट इस वजह से दिया गया है कि उनको लगा होगा कि उसके अंदर सारे वो गुण मौजूद हैं जिसके आधार पे 2 साल पूरा देना चाहिए। उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो चाहते तो 1 साल 1.5 साल भी दे सकते थे, लेकिन जब भी कोर्ट अपना ऑर्डर देता है बहुत डिटेल्ड में और रीजन्ड ऑर्डर देता है, और जो रीजन्ड ऑर्डर देता है तो उस मैक्सिमम ऑर्डर का उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस रीजन्ड ऑर्डर में वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे और ऊपर की कोर्ट से राहुल गांधी को रिलीफ मिलने की संभावना मुझे कम लगती है। जी, जैसा आपने भी कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट पर, क्या इसी पर जो है आर्गुमेंट हो सकता है कि कोर्ट को कहा जाए कि मान लीजिए ये डिफेमेशन का केस है, लेकिन इससे कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफेमेशन नहीं हुआ और कम से कम ये मैक्सिमम पनिशमेंट का केस नहीं है, क्योंकि इससे राहुल गांधी का या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है या जो अपील करने वाला है वो उसका बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। तो यदि ये मान भी लिया जाए कि दोष है, लेकिन उस सजा को 2 साल से कम कर दिया जाए, क्या ऐसी संभावना आप देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। और जो मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविजन वो हर पर्टिकुलर जो केस होते हैं उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ये माननीय कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन होता है कि वो 1 साल दे, 1.5 साल दे, 2 साल दे। हो सकता है हायर कोर्ट में जाने पे उनको रिडक्शन भी मिल जाए इस चीज में, और उससे इनके डिस्क्वालिफिकेशन वो रिवर्स हो जाए। एट द सेम टाइम राहुल गांधी को ये मैसेज भी चला जाए कि आगे से उनको ही हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिलीवरिंग एनी स्पीच बिफोर द पब्लिक। तो ये दोनों बातें भी हो सकती हैं। जी, हिमांशु जी, अब कोर्ट में क्या होगा, हायर कोर्ट में क्या होगा, गुजरात हाई कोर्ट कैसे देखेगा, वो तो फिर से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि गुजरात को ही अगर ले लिया जाए, क्योंकि ये पिछली लड़ाई गुजरात में हुई और ये सारी लड़ाई जो लीगल लड़ाई भी है गुजरात में हुई। एक तो कर्नाटक का केस गुजरात में लड़ा गया और आप इस गुजरात से फिर कर्नाटक पहुँच रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के चुनाव हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस जितनी भी मजबूत स्थिति में होगी कर्नाटक में, मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति है, कमजोर है, मजबूत है, लेकिन क्या डिफेमेशन केस उसकी वायबिलिटी को या पॉलिटिकल फ्यूचर को ज़्यादा मजबूत करता है? मैं खास स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल, बाकी संभावनाओं पे बात नहीं कर रहा कि कर्नाटक में कौन जीतेगा हारेगा, उससे हमें चिंता नहीं है। ये ऐसे टाइम पे ये मतलब एक गेंद फेंकी गई है, इसमें अगर आप देखने जाए तो बीजेपी का भी फायदा है और कांग्रेस अगर इसको खींच लेती है तो कांग्रेस का भी फायदा है। मतलब कौन कितना क्या सर्वाइव करेगा ये देखना पड़ेगा पॉलिटिकली। और बिल्कुल कर्नाटका के चुनाव में इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से नेता शिफ्ट हुए, जो कुछ भी हुआ, तो ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट दोनों पार्टी स्कोर करना चाहती है। टेनिस का वैसा मैच है जो 1 ऑल है फिलहाल, आप समझ जी। अब कौन विनिंग शॉट मारेगा ये देखना पड़ेगा आपको। तो 1 ऑल है। एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, जो बहुत चर्चा हुई थी पिछली बार कि जब सेशन कोर्ट में, ये लोअर कोर्ट में जब मसला था कि पूर्णेश मोदी जो
जिन्होंने इस पर किया केस, वो पहले उन्होंने उसको सस्पेंड करवा दिया था, छोड़ दिया था, फिर दोबारा से इसको किया, इसका क्या मायने है? क्या मुझे समझ नहीं आई, आप थोड़ा जाइए ना। नहीं, वो सिमिलर एक केस कुछ दूसरी मतलब जगह पे भी है जी। तो वो पहले आए हियरिंग पे, उससे पहले गुजरात का ये केस एक्टिवेट कर दिया गया, ऐसी बात आ रही थी उस समय पे। और पूर्णेश मोदी ने भी मतलब बहुत जिसको बोले ना फ्लिप फ्लॉप फ्लिप किया है इस केस के मामले में। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वही मैं बता रहा हूँ, ये गेंद ऐसे मौके पे फेंकी गई है कि अब कौन क्या खेलेगा इसके ऊपर, ये देखना पड़ेगा इसकी टाइमिंग। क्योंकि जिस तरीके से अदानी के मुद्दे पे राहुल गांधी ने और महुआ मोइत्रा ने जो क्वेश्चनिंग किया, हालांकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो उस मुद्दे पे जो क्वेश्चनिंग की और देखा ऐसे जा रहा है कि इनके सामने इसलिए खड़ा कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया संसद में, उनका माइक म्यूट कर दिया गया। तो ये सब चीजें कैसे कन्वर्ट होती है सेंटीमेंट में, वोट्स में ट्रांसलेट कैसे होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वन ऑल की सिचुएशन है। कौन कैसे खेलेगा कल के 24 घंटे मुझे लगता है ऑब्जर्व करने लायक रहेंगे, क्योंकि कल हाईकोर्ट ये एडमिट करता है कि नहीं करता, इसके ऊपर इसका पूरा मदार है। जी अरविंद जी, ब्राउनी पॉइंट आपको मिलेंगे, सुब्रांशु जी को मिलेंगे? देखिए ये तो पहले भी क्लियर हो चुका है कि राहुल गांधी जी जो बदतमीजी करते हैं उसमें जनता का समर्थन नहीं मिलता है जी। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ 2019 में इसी तरह की गलती की थी, उन्होंने माफी मांगी और विजय जी अमेठी से वो चुन के आते थे, चुनाव हुआ। पहले तो आप मुझे ये समझाइए अरविंद जी कि गलती माफी मांगते तब भी करते, नहीं मांगते तब भी करते? देखिए माफी मांगना तो बड़े हृदय का परिचायक होता है, दोबारा गलती हो गई तो कोर्ट के सामने एक बार कहते हैं कि भैया दोबारा गलती हो गई, आज के बाद गलती नहीं। फिर आप कहेंगे कि देखो दोबारा गलती कर दी राहुल जी ने। आप आज ये तय कर जाइए, साफ कर जाइए कि राहुल गांधी गलती माफी मांगेंगे तो गलती करते हैं, माफी नहीं मांगते तो गलती करते हैं। कब करते हैं? या हमेशा गलती ही करते हैं राहुल गांधी? ये तो राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि वो ठीक से बोले, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और कुछ ऐसा न करें जिससे ओबीसी समाज का अपमान हो, एक पूरा समाज अपमानित हो। मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगा। आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं राहुल जी के अलावा जो आपकी पार्टी के लोग जो अपमान करते हैं हर दिन किसी का। एक उदाहरण मुझे देने दीजिए जी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी प्रथम दृष्टया नेशनल हेराल्ड केस में दोषी है, गमन के दोषी है। अब हम ये कह दें, ये कहने के बदले में कि राहुल जी और सोनिया जी दोषी हैं, हम ये कहें कि सभी गांधी दोषी हैं, सभी गांधी चोर क्यों होते हैं, तो ये हमारी गलती है जी। आपको जिससे शिकायत हो उसकी आप आलोचना करिए और जम की आलोचना करिए, कोई आपको मना नहीं करता है जी। लेकिन आपको विजय जी अधिकार कभी नहीं मिलेगा, किसी को भी अधिकार नहीं है कि पूरे समाज का वो अपमान करे जी। ये अरविंद जी बस को नहीं है। एक निवेदन मैं कर रहा हूँ कि आप राहुल जी को बहुत सुनते हैं, ये अच्छी बात है, कभी कभी अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुना कीजिए कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। विजय जी इसका जवाब दे देता हूँ। आपको लगता है या किसी को भी लगता है किसी ने गलती की है तो उसका उपचार के लिए न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय का फैसला तो सर्वोपरि होता है ना। जैसे राहुल गांधी ने बदतमीजी, मतलब आप चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाए। और दूसरी बात पनिष्ड हुए हैं, इनको यदि लगता है तो ये न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है सुब्रांशु जी। देखिए चूंकि अभी पिछले वाले डिस्कशन में अरविंद जी ने कहा था कि चर्चा कहीं और की और चर्चा हम कहीं और ले जाते, जिन्होंने भी नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया। मैं थोड़ा बता दूं, इनके वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बार अपने पॉलिटिकल भाषण में कहा था कि हमारा इतना बड़ा आईटी तंत्र है कि हम किसी भी खबर को चंद सेकंड में कहीं से कहीं झूठ और सच बना देते हैं, उनका बोला हुआ शब्द है। और मजेदार बात देखिए कि आज हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाईकोर्ट में एडमिट किया कि डीएलएफ और वाड्रा डील में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता के ऊपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिन्होंने सैकड़ों बयानबाजी की है। ठीक है सवाल ये नहीं पैदा अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी आप सुब्रांशु बोलो जी। रुकिए, वक्त के साथ क्या हुआ वो मैटर ये है कि आपका तंत्र है, आप अपने झूठ को साबित करने की कोशिश करते हो। आप बोल लीजिएगा अरविंद जी, एक बार बोल। ठीक है आपके झूठ पे आपको आईना गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिखाया है। देश का बच्चा अरविंद जी प्लीज। नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगेंगे, नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा देंगे? देश के लोग इसलिए टैक्स भरते हैं कि देश सुरक्षित रहे, देश का जवान सुरक्षित रहे। आप अपने जवानों को नहीं दे पाए और अपने चलने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं। देश का बच्चा पूछेगा, शहर से उठ के गाँव में जाइए। ठीक है सुब्रांशु जी। पुलवामा का जो घटनाक्रम हुआ
होगा उसके लिए शुभ्रांशु जी ठीक है। सौरभ साहब, मिश्रा साहब, आप बताइए मुझे, ये सब पॉलिटिकल लड़ाई तो हमारी चलती ही रहती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बातों को रखते हैं। फिर से मैं वहीं पर आना चाहता हूं कि जब ये बार बार बात होती है, क्या आपको भी ठीक लगता है कि पॉलिटिकल जो बयानबाजी है, पॉलिटिकल जो लड़ाई है, कोर्ट भी कई बार बहुत सारे मसलों पर कहा है, पॉलिटिकल लड़ाई को हम लीगल बैटल में बदल देते हैं, ये बहुत नुकसान करने वाली बात तो नहीं है? और जुडिशरी का टाइम भी बेवजह खराब करने जैसी भी बात है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ पर होते हैं जुडिशरी में। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट सबके पास है। फिर चाहे वो इस देश का आम नागरिक हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, सबके पास ये राइट है। लेकिन यही दूसरी बात ये है कि एट द सेम टाइम पे उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हुए हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पॉलिटिकल लड़ाई को लीगल लड़ाई में की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से सबको एब्सोल्यूट फ्री स्पीच अगर आप दे देंगे तो सोसाइटी में मैसेज क्या जाएगा? अगर आपका लीडर एक बड़ी पार्टी का ऐसा बोल रहा है तो कार्यकर्ता किस तक जाएगा? और हम तो अब देख रहे हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में, स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे चीज हाईलाइट हुई है कि पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कशन का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। लोग खुलेआम एक तौर से संसदीय जो हमारी परंपरा, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, चाहे वो संसद के विधानसभा के अंदर हो या बाहर, हर जगह पे। तो इतना एब्सोल्यूट फ्रीडम देना बिल्कुल गलत है। और मेरे ख्याल से कि कुछ मैटर्स में कोर्ट अगर कन्विक्शन करती है ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को या और भी समाज के अंदर लोगों को, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि आप इस देश में जो शुचिता है, जो मर्यादा है संवाद की, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे देश की संस्कृति है, वही हमारी थाती है। तो ऐसा, मैं इस बात में बिल्कुल जुडिशरी के साथ खड़ा हूँ कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ होता है तो कोर्ट को बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए। हिमांशु जी, हम पत्रकार सब जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो खुली बॉल है, ये सारे मैदान में घूमती रहे। नहीं, मतलब आपके शो का जो टाइटल है ना, वही सब कुछ बोल देता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब मतलब अनफेवरेबल हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू में कहा तो कहीं दूसरे दिन मतलब वो हैरान थे उन्होंने जब रवीश कुमार को इंटरव्यू कि कहीं इसके बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी जी। और एक बहुत महत्व की चीज उन्होंने कही है कि मतलब उनको मतलब अपने उसमें है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश दुनिया में अपने मौज में। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे ख्याल से। किसी ने बोल दिया लेकिन किसी ने अरविंद जी, वक्त नहीं है लेकिन छोटा सा कमेंट। मैं विजय जी इतना ही कहना चाहता हूँ, सतपाल मलिक जी ने अपने उसी इंटरव्यू में पुराने बयान को कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी के लिए नहीं कहा था। अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कहा था, सॉरी। तो जब आप इस तरह से बयान देते हैं, अपने ही बातों का खंडन करते हैं, तो कैसे विश्वास करें? चलिए, जब वहाँ आप थे जब पद से हटा दिए गए तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी, आपका सौरभ जी, आपका अरविंद जी और शुभ्रांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या अब राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे। इस पर 48% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 52% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी लोग समझते हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी या तो नहीं मांगेंगे या नहीं मांगनी चाहिए। आपने हमारे लीडर्स को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना। अब आखिर में बात, छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। विजय व्यू में बात करते हैं कि किस तरह से लगातार चर्चा होती रहती है कि क्यों हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बार बार चर्चा होती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइडर के साथ होता है। इस राइडर को सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ज़ुबान को खोल सकते हैं तो दूसरों के पास भी ज़ुबान होती है, और वो राइडर आपको और हमें एक ठीक जगह पर ले जाने का काम करता है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।